नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट का अपडेट दे दें कि किस तरह की चाल आज बाजार में दिख रही है। तो चांदी आज सबसे ज़्यादा तेज नजर आ रही है, 98,000 के पार निकल गई है। हालांकि शाम के सत्र में पिछले कुछ सत्र से सोने और चांदी में मुनाफा वसूली बढ़ती है। आज क्या होता है देखेंगे। सोने को अगर देखें तो सोना भी हल्की तेजी है, 0.25% से ज्यादा की तेजी है, 87,500 के आसपास है। कच्चा तेल भी तेज है, 5,950 के ऊपर। कॉपर भी तेज है, 905 रुपए के ऊपर। इसके अलावा जिंक और बाकी कमोडिटीज को देखें तो जिंक में भी तेजी है। आज नरमी वाले जो काउंटर है उसमें एल्यूमिनियम, जहां पर आधे % से ज्यादा की गिरावट है, 253 के नीचे। और नेचुरल गैस 1% कमजोर दिख रहा है, 340 के नीचे। तो ये हाल है कमोडिटी में नॉन एग्री मार्केट का। एग्री मार्केट में अगर आप देखें तो हल्दी का वायदा तेज नजर आ रहा है। हल्दी में आज तेजी है आधे % से ज्यादा की। कल 3.25% टूटा था, वहां से रिकवरी वापस से लौट आई है। इसके अलावा कॉटन की एक तेज है, कपास में हल्की तेजी है, लेकिन बाकी सारे काउंटर फिलहाल लाल निशान में है। जीरा सपाट है, 22,100 के करीब है। ग्वारगम दायरे में है, ग्वार सीड दायरे में है। धनिया कमजोर है और कैस्टर कमजोर है। धनिया और कैस्टर में आधे % की गिरावट है। चलिए, हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे कि इन काउंटर्स में आपको करना क्या है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हैं और कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद बैनर्जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे 2 और मेहमान होंगे हमारे साथ। जेपी लड्ढा होंगे जेपी स्पाइसेस से, और साथ ही विजय डाटा होंगे विजय सॉल्वेक्स से, जिनसे हम सरसों मार्केट का हाल जानेंगे। और जेपी लड्ढा हमें मराठवाड़ा से हल्दी की रिपोर्ट देंगे कि वहां पर क्या हालचाल चल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड की। अनिंद बैनर्जी जी, क्या लग रहा है क्रूड में यहां से क्या तेजी टिकाऊ दिख रही है? तेजी और बढ़ेगी या फिर से दबाव बनेगा? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। सब ऑडियंस को देखिए, क्रूड में ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद ऑन वेनेजुएला हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, क्योंकि हम लोगों का लास्ट जो कल आपके साथ बात हुआ था उसमें ही मैं यही बताया था कि एक चांस है $71 के तरफ जाने का, मतलब 60-50 60-70 MCX में। तो बाय ऑन डिप्स इसमें किया जा सकता है और 58-40 इसमें स्टॉप रहेगा ऑन अ पोजिशनल बेसिस। केडिया जी, आपकी रणनीति क्या है? ऑप्शंस का कोई ट्रेड भी हो तो वो भी हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए सर। केडिया जी, लगता है ऑडियो को म्यूट किया है आपने। नमस्कार विश्व जी। नमस्कार। देखिए, कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। नो डाउट अब तक हमने काफी मिक्स व्यू होते हुए देखा। ब्रेंट है 72 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, ना ही उसके नीचे जा पा रहा है। बट बिल्कुल जो वेनेजुएला पे जो हम टैरिफ की अपडेट आते हुए देखे, उसके बाद सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव है। और अनलेस अनटिल $70 का लेवल ब्रीच नहीं करता, मुझे लगता है टेम्पररी 74-50 तक का एक जंप देखने मिल सकता है। इसी चीज को देखते हुए ऑप्शन के अंदर 5900 का कॉल लेके चलिए 170 पे, जो 280 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन जिनको फ्यूचर में करना है 5920 इज गुड टू बाय, 5840 का स्टॉप लॉस है। वैसे आज इंटरडे में टारगेट 6020 का है, बट मुझे लगता है कि वेनेजुएला वाला जो इवेंट है वो और ज्यादा हीटअप होगा और प्राइजेस 6080 तक भी जा सकता है। तो टाइमिंग 5920 पे कच्चे तेल को लेके चलिए। राय है कि यहां से खरीद कर ही जाए, तेजी की पोजीशन बनाए, 6000 के ऊपर भी जाते हुए भाव दिखेंगे। भाविक जी, आपकी रणनीति क्या है क्रूड पर? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे केडिया जी ने बताया कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। एक तो वेनेजुएला है, दूसरा अगर देखें तो ईरान पे मुझे लग रहा है थोड़ा और सकंज हो सकता है, सैंक्शंस हो सकता है, क्योंकि 60% उन्होंने वेपन ग्रेड प्लूटोनियम हो चुके हैं। तो मुझे आगे जाके लग रहा है कि वहां से भी सैंक्शंस आ सकते हैं। तो इंट्राडे 5910 के करीब अगर डिप मिलता है तो मुझे लग रहा है बाय कर सकते हैं। 5980 के टारगेट के लिए 5870 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर किसी को ऑप्शंस के जरिए जाना है तो आई थिंक 5950 का जो कॉल ऑप्शन है 150 के करीब बाय कर सकते हैं, 190 के टारगेट के लिए, और 130 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप दोनों को लगता है कि यहाँ पर 6000 के करीब का टारगेट आपका भी है। नेचुरल गैस देखते हैं, आज फिर से कमजोर है। केडिया जी, आप लगातार कह भी रहे थे
कि जो एक साइकिल होता है तेजी का, हम उसके आखिरी दौर में हैं और वो डिमांड अब धीरे धीरे जैसे जैसे कम होगी दबाव बनेगा, और वो दबाव दिखता भी जा रहा है, 340 के नीचे आ चुका है। और कितना गिर सकता है एनजी, और किस साइड का ट्रेड करने की सलाह देंगे आज के लिए और पोजिशनली भी, केडिया जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी भी यूरोप की अगर गैस कैपेसिटी की बात करें तो 33% है और विंटर स्टार्ट होने से पहले 90 तक ले जाते हैं, लेकिन उनका जनरल ट्रेंड देखा जाता है कि मई में वो रिफिलिंग स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्वेंट्रीज बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, साथ में जो वेदर को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो खत्म हो रही है, साथ में फिर से रशिया यूक्रेन की जो सीज फायर की अपडेट है, ये सारी फैक्टर्स नेचुरल गैस को गिरावट में ही लाती है। टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो प्राइसेस अब 350 के नीचे कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रही है, तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है बिकवाली बढ़ानी चाहिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 340 का लेवल अप्रैल वायदा, अगर इमीडिएट टारगेट अगर 340 भी तोड़ दे तो नीचे में 310 तक का लेवल लग रहा है। इसी चीज को अगर ऑप्शन में करना है तो 340 का पुट 20 रुपए में लीजिए, 12 का स्टॉप लॉस लगाइए, 32 से 40 तक का टारगेट मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है सीजनैलिटी को देखते हुए भी प्राइजेस में दबाव रहेगा, जो 300-310 तक का लेवल अप्रैल वायदा दिखा सकता है। चलिए, अब नेचुरल गैस के बाद बात करते हैं सोने और चांदी की। सबसे ज्यादा इंतजार दर्शकों को सोने चांदी का ही रहता है। अनिंद बैनर्जी जी, आपसे शुरू करेंगे। आप बताइए, आज आपको क्या पसंद है? अगर ट्रेड में ज्यादा कन्विक्शन आपको किस साइड दिख रहा है, सोने में या चांदी में? क्या खरीदना चाहिए सर आज? चांदी में ज्यादा कन्विक्शन है क्योंकि कॉपर में तेजी है, और अगर ये गोल्ड सिल्वर जो रेशियो होता है वो लास्ट कुछ महीनों से 88 और 92 के बीच घूम रहा है। अगर मैं डॉलर टर्म्स में देखूं तो अभी 92 के आसपास जाके ये नीचे आ रहा है। तो हो सकता है लास्ट नेक्स्ट कुछ दिन में चांदी में एक आउट परफॉर्मेंस मिले, और इक्विटी मार्केट का भी जो अप ट्रेंड एक एक रुझान है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट चांदी में आ सकता है। तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चांदी में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। इंट्राडे के लिए 97,000 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें आप जो ओवरऑल टारगेट है 99,500, 1 लाख तक भी जा सकता है इवेंचुअली आने वाले दिन। ओके, आप बताइए केडिया जी, आपको क्या सलाह दे रहे हैं सोने में और चांदी में? हालांकि शाम के सत्र में दबाव दिखता है, उस हिसाब से ट्रेड बताइएगा, या आज नहीं दिखेगा, खरीदारी ही करनी चाहिए दोनों ही काउंटर में? क्या सलाह दे रहे हैं केडिया जी? देखिए, मुझे लगता है कल की तरह ही मार्केट मूव करेगा। दिन में तेज रहेगा, शाम को गिरावट रहेगी। तो आज भी मुझे लगता है दिन के सेशन में अगर गोल्ड की अगर बात करें तो 87,400 450 इज गुड टू बाय, 87,100 का स्टॉप लॉस है। ऊपर में 87,800 900 तक का एक बाउंस रहेगा, बट इवनिंग सेशन में अभी भी दबाव दिख रहा है। उसका मेजर कारण है, आप भी देखिए, जो बाकी फंडामेंटल है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन फेड के कुछ मेंबर्स का अपडेट आ रहा है कि 0.25 का रेट कट होना चाहिए, ना कि 0.5 का, जिसके चलते सेंटीमेंट और खराब होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप समझिए, फेड की बैठक थी पिछले हफ्ते में, तो पब्लिक सुनना चाहती थी कि 3 रेट कट बोल दे या अर्ली रेट कट बता दे, बट वैसा हुआ नहीं। उन्होंने रेट कट तो बोला, बट उन्होंने साथ में स्टेटमेंट दिया था कि हम घाई नहीं करेंगे, हम ईयर एंड तक करेंगे, दिसंबर तक करेंगे। और अब सुनने में आ रहा है, कुछ मेंबर्स मानते हैं कि 2 रेट कट की जगह 1 रेट कट ही होना चाहिए। ये बड़ा बिग ब्लो है। नो डाउट पिछले 3 दिनों के अंदर हमने 3,000 का सपोर्ट लेते हुए जरूर देखा, $3,000 तोड़ नहीं पा रहा है, बट मुझे लगता है कि 3,000 का लेवल जैसे ही टूटता है 2940 तक का तो एटलीस्ट एक फॉल दिखेगा। तो टेम्पररी दिन के सेशन में तेजी मिलती है, आप लेके चलिए। 87,800 900 तक का लेवल मिला, एग्जिट कर लीजिए, वहां से बिकवाली बढ़ेगी। चांदी चंचल है, चांदी में मूवमेंट ज्यादा है। बेस मेटल में बिल्कुल जिस दिन से कहा है कि बेस मेटल में कॉपर मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, उसका सपोर्ट जरूर दिखेगा, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो चांदी के अंदर भी 98,000 पे लीजिए, 97,300 का स्टॉप लॉस लगाइए, बट 99,200 तक का लेवल मिले तो वहां पे एग्जिट भी कर लीजिए। यहां से मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ता 10 दिन मार्केट एज ऑफ नाउ कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। सोने चांदी पे कॉशियस रह के काम कीजिए। ओके, कॉशियस रह के काम करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। आप बताइए भाभी, आपकी राय क्या बन रही है? मुझे मेरी राय और लेवल्स भी केडिया जी से बहुत सिमिलर है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि दिन के सेशन में थोड़ी बहुत बाउंस बैक हो सकती है, बट इवनिंग सेशन में शायद थोड़े वीकनेस हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखिए तो 103 का जो सपोर्ट है वो लेके अभी वापस से 104.30 पे आ चुका है। और गोल्ड सिल्वर में जो करेक्शन है वो भी थोड़ा ड्यू है। ट्रम्प से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि शायद अप्रैल 2 को जो टैरिफ सब कंट्रीज को लगाने वाले वो थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच कर सके, जिसकी वजह से इक्विटी पे रैली हो रही है। थोड़ा मनी जो है वो
उस पे प्रेशियस मेटल से थोड़े इक्विटी में जा रहा है, बट ओवरऑल अभी भी इंट्राडे पर्पस से मुझे लग रहा है दोनों में डिप पे बाय करनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 87,350 के करीब बाय कर सकते हैं। जैसे कि डीआईजी ने बताया 87,900 का ही मेरा भी टारगेट रहेगा, ज्यादा ऊपर नहीं लग रहा है। 87,000 के स्टॉप लॉस से चांदी में भी मुझे लग रहा है 98,500 का एक बार अपमूव इंट्राडे दिखा सकता है, तो 97,700 के करीब बाय कर सकते हैं 97,350 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये 87,900 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अभी यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। आज सारे मेटल्स तेज नज़र आ रहे हैं, सिर्फ एल्युमिनियम को छोड़ के। यहाँ पर क्या पसंद है आपको? अगर केडिया जी किसी दो काउंटर को चुनना हो आज दिन के लिए, कहाँ लग रहा है ज़्यादा तेजी आपको? देखिए मुझे लगता है जो कॉपर पे आपको बिल्कुल नजर रखना चाहिए, बिकॉज कॉपर जिस ढंग से हमने 915-50 का हाई लगते हुए देखा और फिर एक करेक्शन भी आ गया, उसमें दो चार कारण है। अब तक हम देख रहे थे कि टैरिफ वॉर को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, वो अब कहीं ना कहीं काफी कम होते हुए दिखाई देगी। वहीं एलएमई पे भी 10,120 का एक राउंडिंग कब बना हुआ है। अगर जैसी 10,120 के ऊपर वीकली सेटलमेंट आता है तो 10,800 तक का स्पाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल साइड भी अगर हम देखते हैं तो जो चिंताएं बनी थी वो सब डिस्काउंट हो चुकी है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं वेट करूंगा, थोड़ा सा समझो 900 के करीब आए तो वहां पे लेकर चलूंगा। 916 के ऊपर 935-40 तक का भी लेवल हम देखेंगे अप्रैल मिड में। बट आज इंटरडे के लिहाज से आई थिंक कॉपर 902 पे लिया जा सकता है। 896 के स्टॉप लॉस है, 910 का टारगेट रहेगा। वहीं दूसरी कमोडिटी जिंक रहेगी। जिंक के अंदर भी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में नाइस्टार का जो आउटपुट कटौती की बात चल रही है वो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि 25% का फॉल बैक हुआ है आउटपुट में, उसका एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई। तो अब तक हमने रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखना था, वो हो चुका है। 274 पे मार्च वायदा लेके चलेंगे, 272 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 278 तक का टारगेट रहेगा। तो पूरे बेस मेटल में कॉपर और जिंक दोनों पे नजर रखना है, बट कॉपर पे खास करके नजर रखिए क्योंकि 10,800 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में, जबकि इस बार अगर ये रैली मैच्योर होती है तो हम नया हाई मतलब 1,020 तक का भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। तो कॉपर में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो कॉपर आपको यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि उस तरह की तेजी आई भी है, काफ़ी अच्छी तेजी आ भी चुकी है और आगे भी तेजी ये जारी रह सकती है। आपको भरोसा किस काउंटर पे ज़्यादा लग रहा है अनिल बनर्जी साहब? किस मेटल्स में खरीदारी की राय आप दे रहे हैं आज? कॉपर एक काउंटर में केजिया से सहमत हूं कि कॉपर में, क्योंकि अभी भी वो जो एलएमई और कॉमिक्स का जो एक डिफरेंस है टैरिफ के वजह से, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25% का टैरिफ लग सकता है कॉपर पे, उसके कारण जो स्प्रेड है बिटवीन एलएमई और कॉमिक्स का प्राइसेस में ऑलरेडी 14% का एक प्रीमियम आ चुका है, जिसके कारण काफी सारे टाइटनेस मार्केट में आ रहा है और एक मोमेंटम भी है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है, तो बाय ऑन डिप किया जा सकता है। और एल्यूमिनियम एक्चुअली एक करेक्शन के बाद मेजर सपोर्ट जोन के आसपास है, जो करीब करीब आपका ये आपका 250 रुपए के आसपास है। तो इसलिए एल्यूमिनियम में भी देखा जा सकता है, बट एल्यूमिनियम इज नॉट अ इंट्राडे बेट, यहाँ पे आपको पोजिशनली खेलना पड़ेगा और कॉपर इंट्राडे के लिए अच्छा है। चलिए कि हल्दी को लेकर क्या रिपोर्ट है ये देने के लिए हमारे साथ जेपी स्पाइसेस के जयप्रकाश लड्ढा जी मौजूद है। शुक्रिया लड्ढा साहब, आपने वक्त निकाला। सर बताइए, मराठवाड़ा को लेकर काफी कंफ्यूजन है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। आप बताइए क्या रिपोर्ट है वहां? यील्ड को लेकर वाकई चिंता है क्या? किस तरह की कमी है और किस तरह के उत्पादन के नंबर आ रहे हैं सर? देखो, शुरू में मराठवाड़ा की काफी बड़े क्रॉप की चर्चा थी, लेकिन जैसे खुदाई और क्रॉप आना चालू हुआ, माल की साइज और क्वालिटी काफी हल्की आ रही है। ये देखते हुए जो पहले एस्टिमेट लगाया मराठवाड़ा 30 लाख 35 लाख रहेगा, लेकिन अब आने वाली फसल मराठवाड़ा की 22-23 लाख के रेंज में आएगी और साइज काफी हल्की है। अच्छी क्वालिटी के मालों का बहुत शॉर्टेज रहेगा। ओके सर, तो कि यील्ड को अगर क्वांटिफाई अगर आप कर पाए, कितना नुकसान हुआ होगा यील्ड अगर पिछले साल से तुलना करेंगे तो? कितनी कम यील्ड है हल्दी की इस बार? 25 से 30% कंफर्म यील्ड लॉस है। ओके, 25 से 30%। और सर मराठवाड़ा के अराइवल्स कब शुरू होंगे? मतलब पीक अराइवल्स मराठवाड़ा की अभी डेली अराइवल 4-5 हजार बोरी की है, नांदेड़ की और सब सेंट्रल बोरी की 15-20 हजार बोरी की डेली अराइवल है। और 30 मार्च के बाद में अराइवल 50,000 60,000 बोरी जा सकती है। लेकिन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड भी उसके बाद काफी शुरू हो जाएगी अप्रैल के बाद। ओके ओके सर, क्या लग रहा है था हल्दी कीमतों पर क्या असर होगा आने वाले समय में? क्या लग रहा है आपको यहाँ से?
धीरे धीरे हल्दी की कीमतें ऊपर की ओर ही जाने का चांस पूरा है, और इसका बॉटम साइड बिल्कुल नहीं लगता हुआ क्रॉप देखते हुए। और ऑल ओवर इंडिया का पूरा शॉर्टेज बैलेंस शीट बहुत टाइट है, काफी शॉर्टेज रहेगा मालों का दीपावली के बाद में। केडिया जी, जेपी लड्डा साहब जो भी डेटा दे रहे हैं, आप उनसे कितने सहमत हैं सर? बैठक में आपने ही पैनल मॉडरेट किया था, तब मैंने भी कहा था, खाली मुझे जानना इनसे ये है कि फिजिकल मार्केट में ऐसा क्या हुआ था जो 12,400 से मार्केट 11,200 तक चले गया था। बिकॉज सेंटीमेंट मैंने कहा था काफी खराब है, लेकिन जो बैलेंस शीट बहुत टाइट है, अराइवल्स देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है। लेकिन जो इन्होंने यील्ड की बात की वो बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि जो 12,400 से या 12,500 से 11,200 तक की जो गिरावट है वो कैसे रही है। बाकी ओवरऑल मुझे भी लगता है कि एक फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं एफएमसीजी कंपनीज के जो ऑर्डर बुक्स है वो अब बढ़कर आने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा सभी एग्री कमोडिटी पे, प्रोक्योरमेंट पे भाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हमने 13,800 का लेवल देखने के बाद एक टेक्निकल करेक्शन लग रहा था, वो हमने कल के सेशन में देखी, जो 12,800 का बेस बन चुका है। करंट लेवल से अगर इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है 13,400 तक का लेवल है, बट हल्दी एक ऐसी कमोडिटी बननी है कि नए सोइंग से पहले पहले हम इसमें कम से कम 14,500-15,000 तक का भी अगर जंप देखें मई एंड तक, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट रहने की उम्मीद है इस बार। चलिए, तो लड्डा जी के हिसाब से 25 से 30% यील्ड घटने की संभावना मराठवाड़ा के रीजन में, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन भी होता है। देश का 40% उत्पादन उन्हीं एरिया से आता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ और कमोडिटीज़ पे भी चर्चा करनी है, लेकिन आपने अपनी बात रख दी है, आगे भी चर्चा होगी। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान है, विजय डाटा हैं, विजय सॉल्वेक्स के MD हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, मस्टर्ड की जो प्रोक्यूरमेंट है सरकार की तरफ से वो शुरू हो चुकी है, सरकारी खरीद शुरू हो गई। कई राज्यों में उन्होंने तय भी कर लिया है कि कितना प्रोक्यूरमेंट करना है, सिर्फ राजस्थान को छोड़कर जो सबसे बड़ा उत्पादक है सर। लेकिन उत्पादन के नंबर्स अलग अलग है, सरकारी नंबर कुछ और कह रहे हैं और जो प्राइवेट बॉडी है उनके उत्पादन के अनुमान कम है। आप भी ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड के लोगों से आप लोग भी रिपोर्ट लेते होंगे, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है सर? देखिए विष्णु मोहन जी, हमने सॉल्वेंट एसोसिएशन की तरफ से एक प्राइवेट एजेंसी के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू सर्वे कराया था, और 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसके रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। इंडिया का क्रॉप साइज हमने 115 लाख टन निकाला था, और मुझे लगता है ये रीजनेबल है। क्रॉप्स अच्छा है इस साल वेदर फेवरेबल रहा है और यील्ड अच्छी है, और 115 लाख टन की पैदावार जरूर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जी। सर, अब तो कीमतों पर क्या असर होगा? सरकार की खरीद तो यहाँ पर 15 लाख टन का तो उन्होंने अब तक सैंक्शन कर दिया है कि मुझे इतनी इस बार खरीदनी है। हालांकि राजस्थान के नंबर अभी तक डिसाइड नहीं हुए। क्या लग रहा है सर, कीमतें आगे किधर जाएंगी? फिलहाल मंडियों में भाव 5200 के आसपास चल रहे हैं। देखिए ऐसा है, बाकी राज्यों ने तो प्रोक्योरमेंट के प्रोग्राम अपने दे दिए हैं। हरियाणा और असम में तो प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है। बाकी राज्यों ने भी अपने प्रोग्राम दे दिए हैं, कोई 25 मार्च से, कोई 1 अप्रैल से। राजस्थान गवर्नमेंट ने परमिशन मांगी है नाफेड से या सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी, लेकिन टेंटेटिव राजस्थान गवर्नमेंट ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है उसके हिसाब से 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 10 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, और जिन्होंने टारगेट रखा है 13.5 लाख टन प्रोक्योरमेंट करने का राजस्थान से। ओके सर, अब आखिरी सवाल आपसे है, उम्मीद थी आप लोगों की कि इस बार एग्री वादा पे जो बैन लगाया गया है उसकी कुछ वापसी होगी, लेकिन वापसी तो हुई नहीं। अब 26 तक उसे फिर से बढ़ा दिया गया है, मार्च 2026 तक। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए हम डिसअपॉइंटेड हैं, ये बहुत जरूरी था इंडस्ट्री के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, प्राइस डिस्कवरी के लिए और हेजिंग के लिए। बहुत जरूरी होता है कि फॉरवर्ड मार्केट्स खुले रहें, ताकि हर आदमी अपने हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से प्लानिंग कर सके। माल स्टॉक है, कभी खरीदना है, आगे के महीनों की प्लानिंग करनी है, तो ये रहना चाहिए था। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। शायद अभी भी वो इन्फ्लेशन को लेकर के वरीड है, हालांकि इन्फ्लेशन नंबर्स उनके कंट्रोल में है, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट जो किया है, लेकिन वी आर डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल एक सेटबैक भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के ब्लैंकेट बैन आगे भी फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। शुक्रिया विजय डाटा साहब आपका, केडिया जी आपका, भाई पटेल साहब और निंद बैनर्जी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले एक खबर आपको दे दें कि लेंसकार्ट IPO लाने की तैयारी में है। कंपनी ने इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की नियुक्ति भी कर दी है। खबर पर और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी अनुराग जोशी से। चश्मे बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने अपने एक प्रस्तावित IPO के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की नियुक्ति कर ली है।
सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है कि लेंसकार्ट ने 5 बैंकों की नियुक्ति की है और ये है एवेंडिस कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, सिटी और कोटक। लेंसकार्ट के आईपीओ की जो साइज़ है वो $1 बिलियन आकी जा रही है और जो आईपीओ का जो DRHP है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, वो सेबी और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके साथ जो अगले आने वाले तिमाही हैं उसमें फाइल हो सकता है। अभी लेंसकार्ट इस आईपीओ के लिए कुछ समय से जो तैयारी है वो कर रहा है। लेंसकार्ट की अगर देखें, जो हिस्ट्री देखें, वो 2010 में इसकी स्थापना की थी पीयूष बंसल ने और इसके जो अग्रिम शेयर होल्डर्स हैं उसमें केदारा कैपिटल, प्रेमजी इन्वेस्ट, सॉफ्ट बैंक शामिल है। पिछले ही साल $200 मिलियन का एक निवेश आया था लेंसकार्ट में और ये तेमासेक और फिडेलिटी के द्वारा हुआ था। उस समय लेंसकार्ट का जो वैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो करीब $5 बिलियन आंका गया था। उससे पहले 2023 में तेमासेक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टमेंट किया था और वो $500 मिलियन का था। लेंसकार्ट की 2500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं जिनमें से करीब 2000 भारत में हैं।